साल 1990 हजारों मजदूर भारत के पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से बेहतर भविष्य की उम्मीद में महीनों समुद्र पार कर केन्या पहुंचे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहां केन्या युगांडा रेलवे बनाने का काम शुरू कर रही थी। किसी ने खेत गिरवी रखे, किसी ने उधार लिया, किसी ने बच्चों से वादा किया कि पैसे भेजकर घर बनवाएगा, लेकिन किसे पता था कि इन अजनबी जंगलों और लाल मिट्टी वाली धरती पर घने कांटों और कर्कश सरसराहट के बीच उनकी मौत इंतजार कर रही थी। मोम्बासा के बंदरगाह पर जहाज से उतरते हुए उनके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, काम मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब वे धीरे धीरे सावो नदी के किनारे फैले मैदानों तक पहुंचे तो पहली ही रात हवा में एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। स्थानीय लोगों ने चिताया, सावो, यह नाम ही कत्लेआम की जगह का है। कुछ ने इसे कोरी अफवाह माना, पर कुछ के मन में यह वाक्य कांटे की तरह चुभ गया। दिन में लोहे के स्लीपर खिसकाते, पटरियां उठाते, हथौड़े की ठक ठक में उम्मीद का शोर सुनाई देता। रात होते ही वही ठक ठक दिल की धड़कनों में बदल जाती, क्योंकि रातें सावो की थीं, काली, घुटन भरी और अनजाने कदमों की आहट से भरी। जैसे ही भारतीय मजदूरों का पहला जत्था सावो नदी के किनारे पहुंचकर तंबुओं में बसाया गया, चारों तरफ अजनबी माहौल था। लाल मिट्टी की गंध, कांटेदार झाड़ियों के बीच से आती ठंडी हवा, दूर कहीं झींगुरों और रात के परिंदों की आवाजें। पूरे दिन की थकान और महीनों लंबी समुद्री यात्रा के बाद लोग चूल्हे के पास बैठकर खाना खा रहे थे। कोई अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था तो कोई पहली बार इस धरती पर चैन की सांस ले रहा था। स्थानीय अफ्रीकी मजदूरों ने धीरे से चेताया था, यहां रातें शांत नहीं होती, शेर आते हैं। पर किसी ने इसे अफवाह समझकर हंसी में टाल दिया। उस रात, आधी रात के बाद, जब शिविर गहरी नींद में डूबा था, हवा में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। अलाव की लकड़ियां धीमी चटक के साथ सुलग रही थीं और तंबुओं की पतली कपड़े की दीवारों पर हवा की सरसराहट हल्की परछाइयां बना रही थी। तभी अचानक एक तंबू से भीतर दबी हुई गुर्राहट और फिर खून जमा देने वाली चीख गूंजी। एक मजदूर को किसी अदृश्य ताकत ने पैरों से पकड़कर बाहर घसीटा। उसके साथी जब तक उठते सिर्फ धूल उड़ती दिखाई दी और तंबू के बाहर जमीन पर गहरे पंजों के निशान, साथ में मिट्टी पर घिसटते हुए इंसानी शरीर की लंबी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जो सीधे कांटेदार झाड़ियों की ओर जा रही थीं। कुछ बहादुरों ने मशालें उठाकर उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन झाड़ियों के पीछे से आई गुर्राहट और टूटती टहनियों की आवाज ने सभी को जड़ कर दिया। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। सुबह होते ही कुछ लोग झाड़ियों में गए और जो नजारा दिखा उसने सबकी रूह जमा दी। घास पर खून फैला था, शरीर का आधा हिस्सा नोचा हुआ, हड्डियां बाहर झांक रही थीं और आसपास की मिट्टी में कांटों से टूटे फर के टुकड़े बिखरे थे। मजदूरों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने समझा कि अफवाह सच थी, और शायद शेरों के लिए भी यह पहली रात थी जब उन्हें इतने आसान, असावधान शिकार एक ही जगह मिले थे। थके, भूखे और बिना किसी ठोस सुरक्षा के ये नए तंबू उनके लिए अब चलती फिरती दावत बन चुके थे। और उस पहले शिकार के बाद मानो शेरों ने ठान लिया हो कि यह जगह अब उनकी है और ये इंसान उनकी शिकारगाह। मार्च 1998 में कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन नियुक्त होकर पहुंचे। सीधे सादे, अनुशासित अफसर, जिन्होंने आते ही सुना कि 2 बिना अयाल वाले नर शेर शिविरों से लोगों को घसीट ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तक सबूत नहीं, इसे डर की कहानी समझो। सबूत मिला तो रूह कांप गई। एक मजदूर गायब, झाड़ियों में उसका चिथड़ा हुआ शरीर। फिर पुराने गायब मजदूरों की खोज हुई। लाल मिट्टी में बड़े बड़े पंजों के निशान, टूटी चप्पलें, खून के धब्बे और तंबू के खूंटे तक घिसटते निशान। मानो कोई रात के अंधेरे में शरीर नहीं, आत्माएं ले गया हो। जल्द साफ हो गया कि ये 2 नरबख्शी शेर हैं, असाधारण रूप से बड़े, चालाक और बेहिचक, जो अलाव, शोर, कांटेदार बाढ़ कुछ नहीं मानते। शुरुआत में एक एक आकर शिकार उठाते, फिर रातें गुजरी तो दोनों साथ आए और एक ही रात में 2-2 आदमियों को लेकर झाड़ी में गुम हो गए। बांटना क्यों? जैसे उनकी बर्बर बुद्धि कहती। पैटरसन ने चारों ओर अलाव जलवाए, बाड़ ऊंची करवाई, पहरे बदल बदल कर लगाए, मगर शेरों ने पैटर्न समझ लिया। जहां जाल लगा वहां नहीं, जहां आदमी खड़े वहां से दूर, कभी शिविर के बीच से,
कभी किनारे से, कभी वही रास्ता जिसे पिछली रात सुरक्षित समझकर छेड़ा भी नहीं गया था। एक रात किसी तंबू में घुसकर शेर आदमी के बजाय गद्दा दबोच ले गया। दूसरी रात 14 लोगों के तंबू से चावल की बोरी उठाकर भागा और रास्ते में चावल छिड़कता चला गया, मानो आदमी नहीं खेल हो। धीरे धीरे मजदूरों की रातें जागकर बितने लगी। ट्रैक पर हथौड़े की चाल धीमी पड़ी, कारीगरों के हाथ कांपे और दफ्तर की रजिस्टर किताब में रोज अनुपस्थित गायब की पंक्तियां लंबी होती गईं। पैटरसन पेड़ों पर बैठकर घात लगाने लगे, घंटों, रात दर रात। पर जैसे कोई अदृश्य नजरें उनका पीछा करती हो। जहां वे बैठे शेर उस पार चले जाते। जिस रात उन्होंने किसी दिशा को कमजोर छोड़कर प्रलोभन रखा, शेर मीलों दूर से किसी और जगह पहुंचे और शिकार उठा ले गए। वे मानो जाल पड़ना जानते थे, और इंसानी डर भी। शिविरों में अब कहानियां फैलती। कल रात शेर के नाखून हमारे तंबू के कपड़े में फंस गए थे। मैंने उसकी सांस की गर्मी महसूस की। मेरे पास से होकर बीच के तंबू तक पहुंचा, 4 लोगों के ऊपर से। हर कहानी अगले आदमी को नींद से दूर धकेल दी। कुछ ने काम छोड़कर भागने का फैसला किया। कुछ ने कहा, अगर भागे तो मजदूरी कहां से आएगी, और कांपते हाथों से हथौड़ा फिर उठा लिया। शेरों को न आग का भय था, न कांटों का। वे कांटों में ढंसकर खुद को घायल करते, फिर भी शिकार को बाढ़ की कीलों पर घसीटते हुए बाहर निकाल लेते। सवेरे शरीर पर कांटों की लकीरें दिखती और कहीं दूर गिद्धों का चक्कर। दिसंबर आया तो पैटरसन ने निश्चय किया, अब अंत करना है। लोहे के पिंजरे का जाल रचा गया। भीतर हथियारबंद गार्ड छिपे, बाहर लुभावने चारे। रात गिरी और एक शेर फिसलकर भीतर। पर अगली धड़कन में जो हुआ उसने सबको शर्मिंदा कर दिया। बार के पास खड़े आदमी घबरा गए। गोलियां बेतरतीब चलीं। किसी ने शेर को नहीं, ताले को उड़ा दिया। दरवाजा खुला और शेर भाग निकला, कुछ माइल्ड चोटें लेकर। 2 दिन जंगल खंगाला, घासों में रक्त की नमी ढूंढी, कुछ नहीं मिला। 9 दिसंबर की सुबह खबर पहुंची, नदी किनारे गधे पर शेर है। पैटरसन भागे। शेर सरक कर घनी झाड़ी में घुस गया। उन्होंने समझा, मांस वहीं छोड़ो, रात को आएगा। पेड़ पर चढ़कर इंतजार। हवा में कीड़े, नीचे गधे का शव और दूर तक फैलता सन्नाटा। अचानक झाड़ों में हलचल, पर शेर गधे के लिए नहीं आया। वह पेड़ के पास की घनी अंधियारी को सूंघता, नजरें ऊपर टिकाता, मानो कह रहा हो, मैं अब तुम्हें देखने आया हूं। कंधे पर उतरी बंदूक, उंगलियों में ठंडा ट्रिगर, एक गलत सांस और आवाज, गोली छूटी। शेर उछला, गरजा और अराजकता में भाग गया। सुबह खून की पतली लकीर पकड़कर चले। पेड़ से 30-40 कदम भर और वहां वह पड़ा था, 9 फीट 8 इंच, शरीर कांटों की रगड़ से भरा, आंखें आधी खुली। सावों में पहली बार जश्न की आवाज उठी। काम उस दिन स्थगित रहा। किसी ने ढोलक जैसी चीज बजाई, किसी ने भगवान को धन्यवाद कहा, किसी ने साथी के लिए रोते हुए मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई। और इसी सब के बीच पैटरसन चुपचाप खड़ा रहा। दूसरा अभी बाकी था। 11 दिन बाद निरीक्षक के तंबू के पास बकरी का कंकाल मिला। रात में शेर आया और खाकर चला गया। मचान खड़ी की गई, लाइन साफ की गई, चांदनी में निशाना तय हुआ। रात आई, शेर दिखा, गोलियां लगीं, पर वह फिर घास में रिस कर गुम हो गया। 10 रातें और गुजरी। लोगों ने फुसफुसाकर कहा, शायद मर गया। और 27 दिसंबर को दूर से एक घुमावदार दहाड़ आई, मानो किसी ने उम्मीद की गर्दन मोड़ दी। उस रात पैटरसन और एक साथी पेड़ पर थे। साथी ने कंधा छुआ। वो रहा, घास के बीच 2 मोतियों की तरह आंखें, झुकी देह, पेड़ की तरफ सीधी चाल, गोली, फिर गोली। सुबह रक्त की गाढ़ी लकीर पकड़ी गई। ज्यादा दूर नहीं, वह पड़ा था, घायल मगर जिंदा। होंठ पीछे खींचे, दांत नंगे, आंखों में भांप। और फिर आखिरी बार उसने उठकर सीधे हमला किया, जैसे जो कुछ बचा है वह क्रोध के हवाले करना है। 6 गोलियां, फिर भी वह गिरकर उठता रहा। पेड़ पर चढ़ते पैटरसन के पैर कांपे। किसी सहायक ने कार्बाइन थमाई। एक और गोली, फिर घुटनों के बल झुकती देह। दूसरी दहाड़ भी खामोश हुई। आंकड़े बांध में लिखे गए। पैटरसन ने कहा, कम से कम 135 लोग, पर जिनके नाम रजिस्टर में कभी लिखे ही नहीं गए, जिनकी लाशें कभी मिली नहीं, जिन्हें जंगल ने पूरी तरह निगल लिया, उनका हिसाब किस किताब में है? सावो का मतलब कत्लेआम अब एक शब्द नहीं, इतिहास का घाव था। और भारतीय मजदूरों की कहानी रेलवे की पटरियों से कम, उन रातों से ज्यादा जुड़ी रही जिनमें बच्चों की रोने की आवाजें अलाव की लकड़ियों के टूटने की चिटकियों में दब जाती थीं। रेलवे फिर भी बना, लोग फिर भी लौटे, पर कई घरों में समुद्र पार गया
आदमी फिर कभी नहीं लौटा। केवल हर महीने मोमबासा से आने वाले किसी साथी का संदेश आया, वो नहीं मिला। पैटरसन की डायरी कहती है, ये शेर अनोखे थे, बिना अयाल, अतिसासी, आग से बेखौफ, बाढ़ से बेपरवाह, जैसे मनुष्यों के बीच रहना सीख गए हों। पर जो लोग खाए गए, उनके परिवारों के लिए किसी रिसर्च का अर्थ नहीं, उनके लिए अर्थ था वो अंतिम रात और एक बेनाम डर जो पीढ़ियों तक कहानी बनकर बच्चों को सुनाया गया, अंधेरा होते तंबू से बाहर मत निकलना।